देखा है, यहाँ की जनता ने उसमें प्रतिभाग किया है और अपने आप की जो अपनी क्षमताएं हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है। उनमें से ही यदि युद्ध का नाम सुनते ही लोगों में भय और आशंकाएं बहुत सारी डेवलप हो जाती हैं, यानी कि कहा जाता है कि युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन युद्ध को कहाँ तक टाला जाए, क्योंकि जब द्वंद्व इतने बढ़ जाते हैं तो युद्ध को टालना अपरिहार्य हो जाता है। ऐसी ही एक आज हमारे साथ एक हस्ती हैं जिन्होंने लगभग 4 युद्धों को देखा है और जो कारगिल वॉर है और जो श्रीनगर की जो मिलिटेंसी थी उनको उन्होंने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर बहुत बखूबी अपना कार्य जो था उसको संपन्न किया और जो सूचना जो जनता तक पहुंचनी चाहिए थी वो उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। वो हैं शेरिंग आंगमो मैडम जी। नमस्कार मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें हैं, आपके जीवन के अनुभव और यहाँ के युद्ध के अनुभव के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लद्दाख जो जब आजाद हुआ था और उसके बाद से जो आपके बचपन के दौरान लद्दाख क्या था और लद्दाख में आपने बचपन कैसे बिताया? बचपन हमारा जी जो है उस वक़्त तो कुछ ही बहुत ही लिमिटेड ज़िंदगी थी जी। तो जब हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो एक स्कूल स्कारा का, मैं स्कारा विलेज से हूँ, तो वहाँ एक स्कूल होता था, उसमें 100-200 बच्चे होते थे, एक टाट थे, वहाँ पर शमसदीन का एक बाग था, गार्डन, तो वहाँ पर कोई कमरे शमरे स्कूल के कोई बिल्डिंग नहीं थे, ओपन में हम पढ़ते थे, टाट फटा हुआ था, एक टीचर 200 बच्चों को क्या पढ़ाएं, लेकिन वही एक टीचर थे। तो बाकी लाइफ बहुत सिंपल थे, वैल्यूज़ बहुत थे, लेकिन खेलने कूदने के लिए तो वही गांव का जैसे माहौल होते हैं। तो एक दफ़ा मुझे करगिल जाना हुआ, मैं एक इलियास जोल्दान साहब वहाँ के हेडमास्टर थे, उनकी मिसेज के साथ में गई, तो मुझे यहाँ से खालसे जाने में 3-4 दिन लग गए। यानी कि मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यातायात के साथ जाने के लिए भी 8 दिन लगते थे, तो उस हालत में आप क्या कहेंगे। मैंने तो कोई गाड़ी जो है, कार शायद 7-8 तक 10 तक भी नहीं देखा होगा हमने यहाँ पर। तो उस वक्त डीसी साहब थे, नुरबू साहब, वो जो है वहाँ से शंबाला होटल से पता नहीं कहाँ उनका पुराने घर से जाते थे, वहाँ वो डीसी थे, तो वो हमेशा पैदल जाते थे डीसी ऑफिस। हम उसके पीछे बस्ता लेकर उनके साथ चलने की कोशिश करता था, लेकिन वो इतना ज़ोर से पैदल चलते थे कि हम उनके पीछे ही रह जाते थे। तो उस वक़्त देखिए लद्दाख में बहुत ही तंग थे सब कुछ, रेडियो टीवी तो था ही, रेडियो का तो ना हमने नाम भी नहीं सुना था। फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए आपने कैसा सोचा कि हायर एजुकेशन हम कहाँ पाने के लिए जाएं, और फिर आपने कहाँ से वो सब हायर एजुकेशन? 10th तो मैंने यहाँ भी पढ़े हैं, करगिल में पढ़े हैं, पढ़ी है, और दराज में मैं 6 महीना मैंने पढ़ी है, क्योंकि पिताजी करगिल में थे, बचपन में ज़्यादा करगिल में काटे हैं, तो इसलिए मुझे करगिल से बहुत प्यार है, बचपन जिसने काटा हो करगिल के साथ, तो ये है। फिर इसके बाद जी 10 यहाँ से करने के बाद हमें पीयूसी में यहाँ पर कॉलेज नहीं थे, तो श्रीनगर जाना पड़ा। तो हम बाई बस में अपने एक सहेली के साथ, तो पहले भी पुराने कॉलेजेस थे, तो मैं श्रीनगर गई वहाँ पर पढ़ने के लिए, पीयूसी में वहाँ पर एडमिशन लिया। लेकिन उस वक़्त का लद्दाख जब मैं ज़ुजीला क्रॉस किया तो सारे दरख्त देख कर ही मेरे चक्कर आ गए। मैंने कहा मैं कहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि वहाँ उस वक़्त यहाँ पर दरख्त बहुत कम थे जी। और श्रीनगर में ज़ुजीला पार करने के बाद तो क्या कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद जी कहीं रास्ते में श्रीनगर पहुँचते पहुँचते एक टंगा देखा मैंने, घोड़े पर टंगा जा रहे थे। मैं इतनी हैरान हो गई, तो बस श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, मैं पीछे घोड़े को बस के पीछे आते हुए देखकर मैं पागल हो गई। मैंने कहा ये क्या है, क्या मैं देख रही हूँ। कोई 1-2 किलोमीटर में वहाँ से चली होगी, उस घोड़े को टंगे को देखा हुआ। तो श्रीनगर जब मैं पहुँची तो मैंने एकदम इतने लोग देखे मार्केट में,
मार्केट में। तो मैंने सोचा मैं यहाँ तो मैं इतने लोग हैं, मैं गुम हो जाऊंगी। तो मैं डर के बारे में वहाँ हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पर ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी जब हायर एजुकेशन जब आप पा रहे थे तो हायर एजुकेशन में वो फिर क्या कारण हुए जो आप उस स्टूडेंट यूनियन की, आप एसोसिएशन की आप लीडर भी बनी? तो यानी कि क्या आपको ऐसा लगता था कि कोई चीजें दबाई जा रही हैं और वो दबनी नहीं चाहिए, वो आगे उठ के आनी चाहिए, उन चीजें जो अधिकार हैं स्टूडेंटों के वो मिलने चाहिए? जब श्रीनगर में वहाँ पहुंची तो पता चला कि हम कहाँ हैं और कश्मीर कहाँ है जी। क्योंकि हम सारे लद्दाख में एक कॉलेज नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तो वहाँ पर तो श्रीनगर में देखा सब कुछ है, तो कंपेयर करने लगे ना एजुकेशन कॉलेज में जाने के बाद। तब तो हम शायद पूरा ज़्यादातर फिर हमारे दिल में तो वो आग लगी इन चीज़ों को देखकर। तब जो आग वहाँ से शुरू, पॉलिटिकल आग जो है वहाँ से शुरू हो गई। फिर तो हमने वहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ये वो स्टूडेंट यूनियन को फिर बाद में मुझे स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट भी बनाई। तो उसमें बहुत एक्टिविटीज़ रहे। शेख अब्दुल्ला के साथ शेख साहब उस वक़्त थे, तो शेख साहब को अच्छी तरह मैं जानती थी। वो लोग काफ़ी लद्दाखी स्टूडेंट को देखकर काफ़ी हौसला अफजाई करते थे, पर्सनली जानते थे। एक दफ़ा मैं करगिल स्टूडेंट यूनियन और ले स्टूडेंट यूनियन ले सारे स्टूडेंट या लोगों को लेकर मैं गई थी, तो शेख साहब बड़ा खुश हो गया। अच्छा, जो राजनीतिक जब जज्बे आपके अंदर थे, आप लीडर भी रही हैं, स्टूडेंट लीडर, उसके बाद फिर आप एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से कैसे जुड़ गई? ये यानी कि लीडरशिप, ये दोनों अलग अलग दो राहें थी, तो ये वाली फिर इस लाइन पर फिर आप कैसे आ गए? देखिए, जब रेडियो में ज्वाइन किया तो फिर वहाँ पर तो देखिए रेडियो में उस वक़्त दूरदर्शन तो थे नहीं है। रेडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता था। लोगों में एजुकेशन भी बहुत कम होंगे या जैसा भी है, लेकिन रेडियो ही एक ऐसा ज़रिया था जो लोगों को एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपको जैसे रूरल प्रोग्राम हैं, एग्रीकल्चर के बारे में एक्टिविटीज़, चिल्ड्रन के बारे में, चिल्ड्रन एक्टिविटीज़, हेल्थ कॉन्शियस, ये सब वहाँ पर प्रोग्राम होने की वजह से आपको यहाँ के लोग के बारे में जानने का, रहने सहने का और स्टेटस का बहुत कुछ पता चल गया। और फिर रेडियो के ज़रिए हर जगह देखने का भी मौका मिला, डिफरेंट लोगों से मिले, उनके दुख दर्द सुने। तो इसकी वजह से आपका फिर इसकी इम्पोर्टेंस ये था कि जब तक रेडियो ना बोले गांव में लोग उनको यकीन करते नहीं थे, तो उससे बहुत ही और खुशी हुई। इसके बाद तो जी सर्विस में फिर 87 में कश्मीर में मेरे असिस्टेंट ऐसे प्रमोशन हो गया, असिस्टेंट सेशन डायरेक्टर कश्मीर में मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हो गई। तो 87 में कश्मीर बिगड़ रहा था मिलिटेंसी की तरफ। फिर 87, 88, 90 में 93 तक रही कश्मीर में। तो क्या हो रहा है, मैंने कहा यहाँ तो जंग हो रहा है और हम जो है ये जो सेंट्रल सर्विस वाले हैं सब शिफ्ट होके भाग रहा है, तो क्या हमें जंग में भागना चाहिए? तो इसके बाद मैंने जब मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए जम्मू में, तो मैंने यही कहा सर क्या हम सरेंडर कर रहे हैं? तो ऐसा लगा हम सरेंडर करके जा रहे हैं। करके ही फिर काम किया ग्राउंड पर? फिर तो मैंने ग्राउंड पर काम किया। तो उस समय फिर क्या जो आपके पुराना जो स्ट्रेटजी जो थी और उस दौरान जो जब हो गया 89 के बाद, तो फिर क्या चेंजेस करने पड़े आपको अपने सब? वहाँ देखिए ना, वार और मिलिटेंसी में दो चीज़ है जो आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं चलता है, आपका पैसा भी नहीं चलता है। तो आपको एक अपना स्टेशन को चलाने के लिए अपना एक अलग एक रास्ता निकलना पड़ता है। तो ये सब जो, क्योंकि आपको टीम के बगैर आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि स्टेशन नहीं चला सकते हैं। तो टीम को कॉन्फिडेंस में लाना है, तो उनको साथ में चलाना है, क्योंकि आपकी जब जान जा रही होती है तो आपका नौकरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती। लेकिन ये है कि आपको उनको कॉन्फिडेंस में लाना। मैं मिलिटेंसी में कहती थी अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो किसी भी जगह, चाहे BSF की तरफ से हो या आर्मी की तरफ से या आपको मिलिटेंट की तरफ से हो, तो मुझे वो कर देना, मुझे फ़ोन करना, मैं निकालूंगा। कि जब सर्दियों की बर्फ पहाड़ों से पिघल ही रही थी और उस दौरान ही जो
पाकिस्तान की सेना द्वारा जो समर्थित लोग थे, या उनकी ये कहें छद्म युद्ध के तौर पर यहाँ पे शुरुआत कर दी गई कारगिल में। और उस दौरान आप लेह और कारगिल दोनों की ही इंचार्ज थी। तो जो मिलिटेंसी के बाद ही 10 साल बाद लगभग आपको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया। तो ये चैलेंज को फिर आपने कैसे देखा? उस दौरान कौन सी एक साथ एकदम समस्याएं आ गई? कारगिल का जो आकाशवाणी था और उससे भी काफी स्टाफ था, वो भी उस दौरान वॉर के टाइम तो जो भी होता है वो लोग निकलना चाहते हैं, तो जब निकल गए तो आपने पूरा जो बुलेटिन वगैरह था वो फिर सब कैसे चलाया? देखिए, कश्मीर मिलिटेंसी में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। और फिर करगिल वार जब यहाँ से शुरू हो गया तो करगिल वार में हमारा उससे भी ज़्यादा, आप दोनों का कुछ नहीं कह सकते हैं, फ़र्क वार में हमारा शेलिंग गिरते रहते थे। हमें करगिल के लोग तो भाग गए थे वार के दौरान जगह छोड़कर, लेकिन ये है कि हमें उस वक्त ट्रांसमिशन चलाना पड़ता है। जब शेलिंग होते थे, कोई दिन में 200, 300, 100, 200 से ज़्यादा होते होंगे, तो 2-3 जगह से होते थे। करगिल के कैंपस में आपका शेलिंग हुआ और वहाँ पे हॉस्टल हमारा, वहाँ से उसको वहाँ पर बम से वो पूरा तोड़ा गया। और दूसरा फिर आपको हमें मार्केट जाना होता तो हम वहाँ पर जो ही एक शेल गिरता था हम उस वक्त दौड़ के जाते थे, फिर वहाँ मार्केट के किसी सेफ एरिया में पहुँचते थे। तो हमारे स्टाफ जो ऑल इंडिया रेडियो लेह से हमारे यहाँ से स्टाफ गए थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आपके इसमें रेडियो वालों ने यहाँ पर अभी कई हैं, तंजिन वांगचुक हैं, रिगजिन साहब जो आप डेथ हो गया पैक्स, तंजिन वांगचुक पैक्स, उन्होंने काम किया, सोना वांगचुक है, मतलब लेकर आप में नहीं। मैं एक और उस दौरान का जो प्रोडक्शन का स्टूडियो जो था या प्रोडक्शन की चीजें क्या किसी दूसरे जगह शिफ्ट की हैं या नहीं, वहाँ नहीं किया, हमने वहाँ ही रखा। और दूसरा ये बात थी कि वहाँ पर आपको करगिल का 97 हमने 14 अगस्त 97 को हमने स्टार्ट किया और 97 को 97 और 30 97 अगस्त को हमें वहाँ पर शेल गिरा। जब करगिल के मार्केट में कई लोगों को वहाँ पाकिस्तान के शेल की वजह से डेथ हो गया। 98 पूरा सीजन गर्मियाँ सारा शेल हो गया, शेलिंग हुआ, लेकिन वो उस वक्त मीडिया में नहीं आया है, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। 99 में जब का वार हुआ तब ये सब मीडिया वाले आए। हाँ, लेकिन जब वॉर की स्थिति रहती तो लगातार व्यक्ति भयभीत रहता है, आपका पूरा स्टाफ भी रहता होगा, तो उनको उस दौरान उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए आप क्या कुछ उपाय करते थे? कैसे एंटरटेनमेंट या कोई और तरीका जिससे जो उनका डर है वो डर खत्म हो उनका? बात तो ये थी जी 97 में जब नई स्टेशन थी, इसके बाद 98 में हो गया, शीलिंग गिर रहे थे। मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर यहाँ पर हमें एक बंकर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बंकर के बगैर नहीं रह सकते, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के हर एक के पास बंकर है। तो उन्होंने कहा जी आप वहाँ से चले जाइए स्टाफ को लेकर। सीओ साहब बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं थे उस वक़्त कि हम वहाँ से स्टेशन छोड़ के जाए, क्योंकि आप जो मैदान है जंग का मैदान वो छोड़कर नहीं जाइए। वहाँ भी मैंने रिफ्यूज़ किया। इंटेलिजेंस का वो आया है। नहीं, मैं डेली रूटीन लाइफ में चाह रहा हूँ जो जितने प्रोग्रामर वहाँ पे या जितने ब्रॉडकास्टर जो लोग थे वहाँ पे, तो वो लोग उस भय के माहौल में उनको डेली रूटीन में आप कैसे एंटरटेन करके डेली रूटीन में तो डेली आपका शेल नहीं शेल तो डेली गिरते ही थे आपका कि उस वक़्त आकाशवाणी जो है बॉर्डर पर तो सिपाही लड़ रहे थे और ज़मीन तो ज़मीन ही था ना, जो जगह है वो तो ज़मीन ही था। ज़मीन कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना, वो सब खामोश थे। तो जिस्म जो था वो आकाशवाणी था जो बोलता था कि ये हो रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए डीडी काशिद पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। नमस्कार। जूले।